यस, तो स्टूडेंट्स आज हम लोग बात करते हैं रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ एक्चुअली है क्या, तो इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। यस, तो रेट लॉ बच्चों ये क्या है, आपका एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ। ठीक है, तो रेट लॉ जो है बच्चों वो मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन है, इसको अपन ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, रेट लॉ इज द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, और ये जो बच्चों एक्सप्रेशन है, ये आपका रिलेट करता है, रिलेशन आपका डिफाइन करता है किस किस के बीच में, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो जो आपके रिएक्टेंट है उसका बच्चों कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब बच्चों क्या है, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम। ठीक है ना, तो कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और जो आपका रिएक्शन का रेट होगा, उन दोनों के बीच में एक जो रिलेशन एग्जिस्ट होता है वो जस्ट बिकॉज ऑफ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड रेट लॉ। बिल्कुल समझ में आया सभी को? यस, तो उसको अपन ने लिखा भी है कि बच्चों एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन है। हम एक्सपेरिमेंट जब लेबोरेटरी में कर रहे होते हैं तो उस समय, तभी तो मैंने बोला है कि बेटा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन बोलो या फिर एक्सपेरिमेंटल एक्सप्रेशन बोलो, दोनों की बातें एक ही हैं। और ये करता क्या है, ये रेट ऑफ रिएक्शन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दोनों के बीच में रिलेशन को डिफाइन करता है। पहली चीज तो ये क्लियर हो जानी चाहिए। दूसरी बात लिखा है बच्चों, इन दिस एक्सप्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, each term raised to the power of exponent that has to be found experimentally. Experimentally word is most important. तो जब मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन का लेके आऊंगा तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो बच्चों यहाँ पे आपका ए क्या है, कैपिटल ए, कैपिटल ए आपका रिएक्टेंट है, कैपिटल बी भी रिएक्टेंट है, स्मॉल बी क्या है, ये कोएफिशिएंट है आफ्टर बैलेंसिंग, रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ, है ना, रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट है उनके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। सभी को समझ में आ रहा है? और जो आपके रिएक्टेंट बच्चों दे रखे होंगे उनके कॉन्सेंट्रेशन टर्म का प्रोडक्ट, उनके कॉन्सेंट्रेशन टर्म का प्रोडक्ट, है ना, मल्टीप्लीकेशन है, ए और बी का यहाँ मल्टीप्लीकेशन, ये आपको ध्यान रखना है। सभी को समझ में आया? दूसरी बात, यहाँ बच्चों जो पावर आपको दिख रही है वो पावर एक्चुअली क्या है, तो पावर बच्चों देखो ये जो कॉफिशिएंट आया है ना ए और बी, ये पावर आपकी एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो आपके ए और बी के बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? ए और बी जो बच्चों लिखा है दिस इज थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल हमने रिएक्शन को बैलेंस किया है। बट एक्सपेरिमेंटली बच्चों जो वैल्यू निकल के आती है वो मैं क्या करता हूँ, में 2 to 3 रिएक्शंस परफॉर्म करता हूँ। हमारे पास डाटा होगा, हम सेकेंड 2 to 3, ठीक है, अपन रिएक्शन परफॉर्म करेंगे और स्टेप परफॉर्म करेंगे, वहां से आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आती है। क्लियर है? तो जो एक्स और वाई जो आपको दिख रहा है दिस इज एक्चुअली हम बोल सकते हैं पावर या फिर एक्सपोनेंट। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटली आप पाते हो, जब अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, तो लेबोरेटरी में जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसमें बच्चों आपको वैल्यू एक्स और वाई देखने को मिलेगी। ठीक है, तो उसको अपन यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ये एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो ए और बी के बराबर भी हो सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती है। तो रेट लॉ को बिल्कुल क्लियर समझ लो। ठीक है, तो इन दिस एक्सप्रेशन द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, विद ईच टर्म raised to the power of exponent that has to found in experimentally। ठीक है, जो एक्सपेरिमेंटली आपका पाया जाएगा उसको लिखते हैं। ये जो ए और बी है ये थ्योरेटिकली है, जो अपन अभी बैलेंसिंग करने के बाद डिफाइन करते हैं। सभी को समझ में आ गया? अब यहाँ से जो बच्चों एक्स और वाई की जो वैल्यू है, जो आपका एक्सपोनेंट है, इसको अपन बोलते हैं एक्सपोनेंटर, वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट। ठीक है, ये आपकी एक्सपेरिमेंटली पाई गई है। ये आपके जो कॉफिशिएंट ए और बी, इस ए और बी के थ्योरेटिकली जो अपन निकालते हैं ना बैलेंसिंग में, ये आपकी थ्योरेटिकल वैल्यू होती है। तो ये इसके बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है। ये सभी को आवाज समझ में आ रही है? यस। अब बच्चों यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन अपन निकाल देते हैं
तो यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन निकालेंगे तो यहाँ से आपका रेट हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू यहाँ से के आ जाएगा, देन ए की पावर स्मॉल एक्स और बी की पावर स्मॉल बाई। यहाँ पे स्मॉल की क्या होगा, स्मॉल के बच्चों हो जाएगा आपका रेट कांस्टेंट, इसको स्पेसिफिक कांस्टेंट के नाम से भी कॉल करते हैं, दिस इज आल्सो कॉल्ड स्पेसिफिक कांस्टेंट, है ना, इस नाम से भी आप इसे ध्यान रखना। क्लियर हुआ सभी को ये पॉइंट? यस, तो ओके थैंक यू। मैं भी और एक्सप्लेन करूंगा इसी के बारे में, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंट एक्स और वाई आर फाउंड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है, व्हिच मे और मे नॉट बी सेम एज स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो अपन बैलेंसिंग करने के साथ निकालते हैं। ये क्या है बच्चों, आपका यहाँ पे रेट कांस्टेंट बोलो या फिर आप स्पेसिफिक कांस्टेंट बोलो, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक। ओके, अब देखो इसके बाद अपन थोड़ा सा इसको एडवांस की तरफ भी लेके चलते हैं और वहां भी इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अपन ने रेट का जो एक्सप्रेशन लिखा था वो सभी को समझ में आया था कि रेट इज इक्वल टू दैट इज के, और यहाँ बच्चों लिख सकते हैं अपन ए, इस ए की पावर आपकी एक्स आई थी, और बच्चों यहाँ से बी था, उसकी पावर आपकी बाई थी। ये तो हमारा हो गया है रेट एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये जो रेट एक्सप्रेशन बच्चों अपन लिखते हैं, इसके पीछे लॉजिक कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, जिसको देखो हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा था। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बच्चों क्या कहता है, लॉ ऑफ मास एक्शन बच्चों स्टेट करता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, है ना, रिएक्टिंग स्पीसीज की बात कर रहा हूँ। और उसपे बच्चों पावर क्या होगा, तो वो कहता है कि पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा, पावर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा। तो अब आप ध्यान देना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा बच्चों ए प्लस बी देन फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस डी, अपन इसको बच्चों बैलेंस किया, तो बैलेंस करने के बाद इसको अपन स्मॉल ही कर लें, इसको स्मॉल भी कर लें। तो देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बात कर रहा हूं मैं, आपको समझना है ध्यान से, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, बहुत ही थिन डिफरेंस है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन बच्चों कहता है कि अगर यहाँ पे रेट लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो बच्चों लिखा जाएगा के और सी की, हाँ सॉरी दिस इज ए, 1 सेकेंड, यहाँ पे ए इज अ रिएक्टेंट, तो यहाँ से मिलेगा आपको कैपिटल ए, यहाँ मिलेगा कैपिटल बी। तो रेट ऑफ लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो पावर चढ़ा दो, यहाँ पे ए यहाँ से बी। ये जो रेट और लिखा गया है ये बच्चों लिखा गया है लॉ ऑफ मास एक्शन से। देखो बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन होता है, मैं क्लियर कर रहा हूँ। लॉ ऑफ मास एक्शन का रेट लॉ ऐसे लिखा जाएगा, सभी को समझ में आ रहा है, क्लियर है सभी को। जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वही पावर में चढ़ा दो, ये कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन। बट लॉ ऑफ मास एक्शन एक बात इनकम्प्लीट भी कहता है, क्या आपको वो बात मैं बताता हूँ अपनी साइड से। तो ये जो आपका रेट लॉ लिखा गया है ये बच्चों सिर्फ और सिर्फ वैलिड किसके लिए होगा, ओनली वैलिड फॉर एलिमेंट्री, ओनली वैलिड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। ये आप ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, इंपॉर्टेंट फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब बच्चों सिंपल सा है कि रिएक्शन एक बार में ही फिनिश हो चुकी है, आप मेरी बात समझ रहे हो, रिएक्शन एक बार में ही कंप्लीटली फिनिश, उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। तो ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए आपकी डिफाइन की जाएगी। या फिर स्टेप एक से अधिक हैं तो हर स्टेप कोई रिएक्शन मैकेनिज्म हुआ उसमें 4 स्टेप हैं, चारों स्टेप के लिए हम एलिमेंट्री स्टेप लिखते हैं, वो एलिमेंट्री स्टेप आपकी ऐसी लिखी जाती है, आप मेरी बात समझ रहे हो। तो लॉ ऑफ मास एक्शन इज ओनली वैलिड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, बट फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इट इज नॉट वैलिड। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए बच्चों अपन निकालते हैं एक्स और वाई, ये कैसे निकाला जाता है, एक्सपेरिमेंट से। अब बताओ क्लियर हुआ सभी को, नाउ इट इज क्लियर। ओके, दोनों बातें क्लियर होना जरूरी है कि क्या होता है कि आपको पता है इक्विलिब्रियम में अपन ऐसे भी लिखा था ना, इक्विलिब्रियम के अंदर इस ढंग से, आपको पता होगा रेट ऑफ फॉरवर्ड टू रेट ऑफ बैकवर्ड अपन ने ऐसे ही लिखा था, ठीक है। तो वो होता है एलिमेंट्री स्टेप के लिए, और ऐसे लिखते हैं ये होता है कॉम्प्लेक्स, जब रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है ना, जब उसमें एक से अधिक स्टेप आती है तो अपन ऐसे फॉलो करते हैं। तो उसमें ए और बी की वैल्यू एक्स वाई के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, बिकॉज इट इज डिफाइंड फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, यहाँ पे बहुत सारी स्टेप आपको देखने को मिलेंगी। अब ध्यान से देखना, अब मैं यहाँ पे एक लिखता हूँ एक्सप्रेशन, जैसे लिखा मैंने P प्लस 2Q देन फॉर्मेशन ऑफ R, ऐसे लिखा। P और Q क्या है, ऐसे रिएक्टेंट। अब मैं बोलता हूँ कि चलो इसका रेट क्या होगा,
तो आप बिल्कुल सिंपल ले सकते हो कि इसका जो रेट आएगा बच्चों दैट इज इक्वल टू माइनस में dp डिवाइड बाई dt, माइनस dp बाई dt हो जाएगा। या फिर मैं इसका जो रेट होगा वो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आप ध्यान दो कि इन टर्म्स ऑफ p, इन टर्म्स ऑफ p तो अपन ने ये लिखा, बट इन टर्म्स ऑफ q क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ q होगा माइनस 1/2 dq डिवाइड बाई dt, ठीक है ना। माइनस 1/2 dq डिवाइड बाई dt आपको यहाँ से ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा रेट का। बिल्कुल क्लियर हो गया। तो मैं अब फाइनली रेट को देखो, रेट लिखने के तरीके देखो, आप रेट को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल टर्म में, और रेट लॉ के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो कैसे लेंगे, तो के हो जाएगा। बाकी बच्चों पी का कॉफिशिएंट यहाँ 1 है तो 1 पावर में जाएगा। अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन होगी, एलिमेंट्री स्टेप होगी, सिंगल स्टेप होगी, तो अपन पावर 1 चढ़ाएंगे, ठीक है ना। अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखो, एम लिखो, एक्स लिखो, बाई लिखो, जो भी लिखो, और क्यू की पावर आपकी एन। एम एन आपके 1/2 के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये जो आपका टर्म डिफाइन है दिस इज फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये पूरी बात क्लियर आपको होनी चाहिए, सभी को समझ में आ गया? यस, ओके। इसके बाद देखो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और एक नया कॉन्सेप्ट बताता हूँ, उसको भी आप ध्यान रखना। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे रेट लॉ आपका ये निकल के आ गया था, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं कि यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा, जो रिएक्शन दे रखी थी उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, तो इस रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए आपको पहले रेट लॉ बनाना पड़ेगा। रेट लॉ बनाने के बाद जो कॉफी जो पावर आ रही है आपकी MON आ रही है एक्सपेरिमेंट से, तो ये अपन करते हैं। तो इसका ऑर्डर आ जाएगा आपका m प्लस n। जो एक्सपेरिमेंट से डाटा निकाला आपने उसी को ऐड कर दो। एक्सपेरिमेंट से निकाला है ना, बैलेंसिंग थ्योरेटिकल नहीं, एक्सपेरिमेंट से निकाला, उसको ऐड करेंगे तो दिस इज द ऑर्डर फॉर द रिएक्शन। ये भी बात क्लियर होगी सभी को? यस। एमएन क्या है, एमएन एक्सपेरिमेंटल डाटा है, अपन एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं, है ना। क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आपको आएगा, ठीक है। तो एमएन जो है ना वो आइसोटोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये दोनों बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। यस, अभी मैं क्वेश्चन लूंगा तो आपको देखो समझ में आएगा सही ढंग से। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा और इसमें एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि आपको पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन हमारी एलिमेंट्री है कि रिएक्शन हमारी कॉम्प्लेक्स है। तो मैं इसको बोलता हूँ केस फर्स्ट। केस फर्स्ट लेके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर बच्चों रिएक्शन एलिमेंट्री होगी, इफ रिएक्शन विल एलिमेंट्री, तो उसका मतलब है कि जो कॉफिशिएंट आएगा उसके बराबर m होगा, और जो कॉफिशिएंट आएगा दूसरे का उसके बराबर n होगा। मे भी आप फिर से समझो, MON जो वैल्यू आई है ना, ये आपके a के बराबर m होगा और b के बराबर n होगा। जब रिएक्शन आपकी होगी एलिमेंट्री रिएक्शन तो बराबर आ जाएगा, दोनों चीजें बराबर होगी। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करी जाएगी तो बच्चों मैं ही लिखता हूं, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आपको दिखाई देगी, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के केस में आपको क्या मिलेगा कि बच्चों ए के इक्वल m आ गया, हो सकता है ऐसा हो, लेकिन जो b होगा ना वो नॉट इक्वल टू n आएगा। एक केस ये, दूसरा केस समझो कि बच्चों a नॉट इक्वल टू m हो जाए और b इक्वल टू n हो जाए तो भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन देखने को मिलेगी। तीसरा केस, या तो बच्चों a नॉट इक्वल टू m हो जाए या फिर b नॉट इक्वल टू n हो जाए तो भी बोलते हैं अपन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। अब बात समझ में आ रही है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसे पहचानेंगे, और यहाँ पे अपन सिंपल रिएक्शन जो एलिमेंट्री स्टेप है एक ही और रिएक्शन फिनिश होने वाली उसे कैसे पहचानेंगे। एलिमेंट्री इज क्लियर? बताओ बेटा, एलिमेंट्री कैसे पहचानेंगे? जब एक्सपेरिमेंटल जो कॉफिशिएंट जो आपका एक्सपेरिमेंटल MON की वैल्यू आएगी और रिएक्शन बैलेंस करने के साथ जो A और B की वैल्यू आएगी वो बराबर हो जाए तो बोलेंगे तो आपका बोलेंगे कि रिएक्शन एलिमेंट्री है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन केस में आपको ये 3 डाटा आपको ध्यान रखने हैं। अब देखते पहचान सकते हो, बोल सकते हो कि आपकी रिएक्शन कैसी है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है कि मल्टीपल स्टेप रिएक्शन है। एलिमेंट्री रिएक्शन को बोलते हैं सिंगल स्टेप रिएक्शन, और जो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसको अपन बोलेंगे इस ढंग से। ये आपको मैथमेटिकल डाटा को ध्यान रखना है जिस ढंग से मैं बता रहा हूँ, ये कहीं और नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ मैं बता रहा हूँ सिर्फ पहचानने के लिए, बिल्कुल क्लियर सा है। सभी क्लियर हुआ यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट? ओके, तो अब देखेंगे बच्चों यहाँ से हम लोग कि लिखा भी है, इसको थोड़ा सा स्टेटमेंट देते हैं अपन कि इफ A इक्वल टू B, तो बच्चों उसका कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है 1 मोल पर लीटर। मोल पर लीटर अपन बात करते हैं N/B, है ना, इज अ कॉन्सेंट्रेशन टर्म।
तो बच्चों ए और बी का कोफिशिएंट अगर अगर बच्चा यहाँ से कॉन्सेंट्रेशन इसका 1/1 आ जाए तो डेफिनेटली ए की जगह मैं 1 रखूंगा, बी की जगह 1 रखूंगा, तो पता है 1 की पावर कुछ भी हो तो 1 ही होता है, तो रेट इज इक्वल टू के हो जाएगा। तो बी विल स्टेट कि रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, यूनिट का मतलब बच्चों यही 1 जो 1 लिखा है, ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान रखना, ठीक है ना, कि रेट कांस्टेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बट ये किस पे डिपेंड करता है बच्चों, टेम्परेचर एंड कैटलिस्ट पे, टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है। हम डिफाइन करेंगे कि बच्चों ये किस तरीके से डिफाइन करेगा उसकी हम बात करते हैं। नेक्स्ट वी विल कम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यस, तो बच्चों ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखते हैं ध्यान से कैसे। तो सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन टर्म प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो जैसे यहाँ पे आपको ये वैल्यू दे रखी है बच्चों, बट यहाँ से जो एक्स और वाई आपको दिख रहा है ना, ये कॉफिशिएंट नहीं है बच्चों ए और बी, क्योंकि ये एक्स वाई यहाँ से क्या है, ये एक्स वाई आपका निकाला जाएगा एक्सपेरिमेंट से। किससे निकाला जाएगा, एक्सपेरिमेंट से। मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना आपको समझ में तभी आएगा, अभी सिर्फ आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करो, कोई रिविजन हो रहा है। तो बच्चों देखो एक्स और वाई क्या है, एक्सपेरिमेंटल डाटा है, और मैं बोलूंगी बच्चों स्मॉल ए स्मॉल बी क्या है, तो ये आपका थ्योरेटिकल डाटा है। एक्सपेरिमेंटल डाटा वैल्यू निकालते हैं उसी को अपन ऐड करेंगे। तो लिखा है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू इज एक्स, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, रिएक्टेंट इज बाई, दोनों को ऐड करेंगे तो ओवरऑल ऑर्डर आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल क्लियर हुआ सभी को? बस इक्विलिब्रियम में अपन ऑर्डर ही निकालते हैं ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सभी बच्चों क्लियर हुआ? यस। नेक्स्ट बच्चों बात करते हैं कि आपका ये जो ऑर्डर बच्चों जब निकाला जाएगा तो ऑर्डर इज ऑलवेज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंट्स, हम एक्सपेरिमेंटली ही डिफाइन करते हैं, इट इज नॉट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, है ना। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसा है बेटा, ऑलवेज एक्सपेरिमेंटली, प्लीज ध्यान रखना है इसको। मैं 122 निकाल रहा था, और ये बच्चों कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। तो ऑर्डर आपका किसी भी तरीके से आपको देखने को मिल सकता है। सभी को समझ में आया? मैं क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन अभी आएगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होगा, मतलब जो के है ना रेट कांस्टेंट, उसकी यूनिट्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो बच्चों यूज दिस फॉर्मूला, है ना, दिस इज अ जनरल फॉर्मूला, प्लीज बच्चों ध्यान रखो, स्क्रीनशॉट ले लो आप, ये आपका जनरल फॉर्मूला है, ठीक है ना, जनरल फॉर्मूला। तो जनरल फॉर्मूले को आप ध्यान रखना, मोल डिवाइड बाई लीटर, उसकी पावर 1 - है, जब भी निकालना आप इसी से निकालना, टाइम उसकी पावर -1, और यहाँ से स्मॉल एन बच्चों क्या होगा, दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अगर बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, जीरो का मतलब दिस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एंड दिस इज सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, या फिर nth ऑर्डर भी आप निकाल सकते हो। तो बच्चों n की जगह जीरो पुट करो, है ना, तो 1 - 0 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो मोल पर लीटर टाइम इनवर्स, ये बच्चों यूनिट किसकी आ रही है, के की। बहुत बार क्वेश्चन में के का यूनिट दे रखा होता है, बच्चे पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है तो कौन से लगाने हैं फॉर्मूले। तो के का जो यूनिट दे रखा होगा ना रेट कांस्टेंट का, तो बस उसी को पहचानो उसका यूनिट क्या है। उसका यूनिट बच्चों अगर ऐसा दे रखा है मतलब वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अगर बच्चों मैं 1 पुट करूंगा, 1 - 1 0, तो मोल पर लीटर की पावर 0, किसी की पावर 0, तो आपको पता है आंसर क्या होता है 1। तो बच्चों बनेगा टाइम इनवर्स। ये बहुत बार आपको ध्यान रखना, तो रेट कांस्टेंट का यूनिट अगर बच्चों टाइम इनवर्स आ जाएगा तो रिएक्शन क्या होगी हमारी, फर्स्ट ऑर्डर। अगर n = 2 पुट करेंगे तो 1 - 2, तो बच्चों -1 आ जाएगा। तो मोल पर लीटर उसकी पावर -1 और टाइम इनवर्स, तो बोलेंगे वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अगर बच्चों बात करेंगे फॉर द गैसियस रिएक्शन, तो रेट ऑफ यूनिट ऑफ के में बी, तो बच्चों बोलते हैं एटीएम की पावर 1 - n माइनस टाइम इनवर्स, बस ये बदल जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन टर्म है ना मोल पर लीटर, यहाँ पे एटीएम आ जाएगा और कुछ नहीं आएगा। ये बात क्लियर हुई सभी को? यस। किस ढंग से आपको निकालना है जनरल रिएक्शन, आपकी जनरल आपका स्टेटमेंट क्या होगा, ये आपको प्लीज ध्यान रखना है। इसी तरीके से आप फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, और आप nth ऑर्डर का भी आप फाइंड आउट कर सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट बच्चों आते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के ऊपर, है ना, कि रिएक्शन बच्चों कैसे हो रही होगी। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन बच्चों कहता है कि एलिमेंट्री स्टेप को पहला देखा जाए, तो दोज रिएक्शन व्हिच कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप and which have exponents in rate law equal to stoichiometric coefficient of the reactant, जो मैंने बोला था तो वही है ना, ठीक है ना। तो बच्चों इफ a + b से बना है प्रोडक्ट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन
तो 100% बच्चों ए का कॉफिशिएंट कितना है, आप देखो 1, बी का कॉफिशिएंट भी कितना होगा 1, तो ए की पावर 1 बी की पावर 1, तो यही बन जाएगा रीट लॉ, है ना। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस कैन नेवर बी एलिमेंट्री रिएक्शन, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस फ्रैक्शनल ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात करते हैं, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के आप एलिमेंट्री रिएक्शन को डिफाइन ही नहीं कर सकते हो। दूसरा, फॉर ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज बच्चों जब अगर वो जीरो ऑर्डर हुआ तो जीरो आएगा, बी की पावर भी जीरो आएगा, तो समझ में आ गया कि किसी की पावर जीरो तो 1, बात समझ में आ रही है ना। तो जीरो ऑर्डर के लिए अपन एलिमेंट्री रिएक्शन डिफाइन ही नहीं करते हैं। दूसरी चीज, एलिमेंट्री रिएक्शंस बच्चों क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शंस, फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस फ्रैक्शनल ऑर्डर इज नॉट पॉसिबल। फ्रैक्शनल ऑर्डर आपका पॉसिबल नहीं हो सकता फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब सिंगल स्टेप रिएक्शन के लिए हम कभी भी ये आपका जो फ्रैक्शनल जो है आपका पी बाई क्यू, उसको अपन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एट तो बच्चों आपके 1 2 3 4 में से ढंग से मिलेंगे। सभी क्लियर हुआ ना एलिमेंट्री स्टेप को जो मैं एक्सप्लेन किया? यस। इसके बाद बच्चों बात करते हैं फॉर द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना। देखो इजी है यार, एलिमेंट्री रिएक्शन को चलो मैं आपको थोड़ा बोल देता हूँ, देख लो एक बार और थोड़ा सा। देखो जैसे बच्चों अपन एलिमेंट्री रिएक्शंस की बात अगर कर रहे हैं, तो एलिमेंट्री रिएक्शन इज एक्चुअली सिंगल स्टेप रिएक्शन। सिंगल स्टेप रिएक्शन, पहली तो बात ये ध्यान रखो, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगी, उसमें नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, जो रिएक्टिंग स्पीसीज होंगी बच्चों, है ना, वो क्या होंगी, वो आपके एलिमेंट्री रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करेंगी। जिसमें क्या होगा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे बच्चों लिखा मैंने अमोनियम नाइट्राइड NH4NO2 लिख दिया मैंने, और यहां से बन गया आपका N2 और प्लस आपका 2 वाटर मॉलिक्यूल। हमने बहुत बार क्लास में रिएक्शन बताई है। तो बताओ इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी आपकी 1 होगी, बिकॉज सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहा है ना। अगर मैं ऐसे बोलूं बच्चों 2 मोल्स ऑफ HI, देन यहां से फॉर्मेशन ऑफ H2 प्लस I2, रिएक्शन तो बैलेंस होनी ही चाहिए, है ना। तो यहां से मैं पूछूं इस रिएक्शन के लिए मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, तो बोलोगे आप 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ दिख रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी आपकी 2। बड़ा इजी सा है। मैं पूछूं आपसे, देखो सिंगल स्टेप में प्रोसीड हो रहा है, 2 मोल्स ऑफ NO प्लस O2, फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ NO2, ये भी सब रिएक्शन आपकी हुई है। तो इसके केस में मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी बताओ जरा। तो देखो 2 मॉलिक्यूल्स इसके NO के, नाइट्रिक ऑक्साइड के, 1 मोल्स आपका ऑक्सीजन का, तो कितना हो जाएगा इसका, मॉलिक्युलरिटी 3 हो जाएगी। समझ में आ रहा है बिल्कुल क्लियर। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात जो बात करेंगे, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्युलरिटी अपन प्रॉपर डिफाइन नहीं कर पाते हैं। अगर रिएक्शन देखो सिंगल स्टेप होगी, एलिमेंट्री होगी, तो मॉलिक्युलरिटी देखते आप पहचान सकते हो, है ना। इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी 3, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी 2, इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी 1। बहुत तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया है आपको। अब यहां से अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होगी, तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में अपन मॉलिक्युलरिटी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्लियर? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि बच्चों वहां पे सिंगल स्टेप नहीं होती है ना, वहां पे बहुत सारी स्टेप्स होती हैं, और अपन सिंगल स्टेप के लिए मॉलिक्युलरिटी डिफाइन करते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो? चलो मैं आपको यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप ध्यान दो। इसके बाद पहले इसको देख लेते हैं। रिएक्शन में दो रिएक्शंस हो कंप्लीट इन मल्टी स्टेप, है ना, बहुत सारे स्टेप में प्रोसीड होंगी। फॉर दीज रिएक्शंस ए मैकेनिज्म इज प्रोसीड, वहां मैकेनिज्म देखने को मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि वो मैकेनिज्म कैसा होगा। तो फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्लोएस्ट स्टेप। इसको बच्चों बोलते हैं RDS, या बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो जो बच्चों स्टेप किसी भी केमिकल रिएक्शन में 4 स्टेप हुई, चारों में अभी मैं एग्जांपल दूंगा, जो स्टेप स्लो होगी उसी से अपन क्या करेंगे बच्चों, ओवरऑल रेट को डिफाइन करेंगे। समझ में आ रहा है? ओवरऑल रेट किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में ऑलवेज डिफाइंड फ्रॉम द सिंगल स्टेप रिएक्शन, जिसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS। दूसरी बात, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात कर रहे हैं बच्चों, इन रेट लॉ एक्सप्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑफ स्लोएस्ट स्टेप व्हिच मस्ट बी फ्री फ्रॉम इंटरमीडिएट। ठीक है, तो स्लोएस्ट स्टेप से ही अपन रेट लॉ एक्सप्रेशन भी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी आएगा। तीसरा पॉइंट, इफ RDS रेट डिटरमिनिंग स्टेप कंटेन्स इंटरमीडिएट, इट्स वैल्यू इज सॉल्व्ड यूजिंग K इक्विलिब्रियम। तो K इक्विलिब्रियम को बच्चों अपन देखो लाने वाले हैं, और जो क्वेश्चन समझ में आएगा। एंड ऑफ फास्ट स्टेप एज्यूम्ड एज रिवर्सिबल। ठीक है, फास्ट स्टेप के साथ हम लोग बच्चों क्या करेंगे, उसको रिवर्सिबिलिटी फील करेंगे, और K इक्विलिब्रियम से हम उसके निकालेंगे रेट। कैसे आएगा अभी आपको समझ में आएगा।
ठीक है, मैं उसकी तरफ चलता हूँ, ध्यान दो आप। जैसे बच्चों देखो एग्जाम्पल अपन ने यहाँ पे लिया है, ठीक है, उससे भी देखो, उससे भी मैं आपको बहुत एक सिंपल सा रिएक्शन आपको बताता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा इसको अपन साइड कर देते हैं, कभी देखो समझ में आए। जैसे मान लो बच्चों एक एनसीईआरटी की रिएक्शंस ले ली मैंने, 2 मोल्स ऑफ H2O2। आप ध्यान देना थोड़ा सा। तो बच्चों आप पहली स्टेप में कर सकते हो कि सर यहाँ से वाटर बनेगा एक बार में और आपका O2 बनेगा। क्वेश्चन बच्चों लिख के देगा कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना, दिस इज द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, आपको कॉम्प्लेक्शन बोल दी गई है, तो अपन सीधा नहीं बोल देंगे कि सर इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगी। अभी पूरा समझ रहे हैं ध्यान से, ठीक है। तो अब इस स्टेप में इसका मैकेनिज्म क्या होगा, तो इसका जो मैकेनिज्म होगा उसमें सबसे पहली स्टेप बच्चों क्या होगी, 1 मोल H2O2 आएगा, ये ब्रेक हो जाएगा H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में, ये होगी आपकी फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगी कि बच्चों 2 मोल्स है ना, तो फिर से H2O2 आएगा, फिर से बनाएगा H2O प्लस रिलीज करेगा बच्चों नेसेंट ऑक्सीजन, ये सेकेंड स्टेप हो गई। अब मैं पूछूंगा बच्चों इसकी मॉलिक्युलरिटी बोलो, तो इस स्टेप में मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी इसकी, 1। इस स्टेप की मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, 1, बिकॉज एक ही H2O2 एक H2O2 है। बात समझ में आ रही है लास्ट में सभी को। तो अब देखो बच्चों, अब ये O2 बनाना है, तो अगर ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ से उठाते हैं, तो नेसेंट ऑक्सीजन प्लस ये नेसेंट ऑक्सीजन, तो यहाँ से दोनों को मिलाएंगे तो बच्चों बन जाएगा यहाँ से O2। दिस इज थर्ड स्टेप। इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 हो जाएगी, है ना, कितनी होगी 2। एक ऑक्सीजन है एक ऑक्सीजन है, बात समझ में आ रही है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करते हो तो क्या, इससे ये कैंसिल नेसेंट से, इस नेसेंट से ये कैंसिल होगा, तो बना तो आपका वही ना कि 2 मोल्स ऑफ H2O2 then formation of 2 moles of H2O प्लस बच्चों 1 मोल ऑफ O2। आपको बात समझ में आ रही है सभी को जो लिख रहा हूं मैं, नाउ इट इज क्लियर। मैकेनिज्म अभी सभी को समझ में आया ना। अभी इसमें बच्चों बोलेंगे स्लो स्टेप। जैसे दूसरा रिएक्शन लेते हैं अपन, सेकेंड रिएक्शन लिया मैंने, 2 मोल्स ऑफ N2O5, ये बच्चों डिसोसिएट हुआ है 4 मोल्स ऑफ NO2 के अंदर और रिलीज किया इसने NO2 गैस, O2 गैस। एक ये रिएक्शन आपको दे दी है, बोली कि बच्चों एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, क्वेश्चन में सब लिख के देता है कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो उस केस में इसको अपन, और क्वेश्चन के अंदर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पूरा एक्सप्लेनेशन भी देता है, ब्रेक करके भी देता है। तो बच्चों वहां पे लिख दिया इसने कि N2O5 इन फर्स्ट स्टेप ये डिसोसिएट हुई आपकी 1 मोल ऑफ NO2 के अंदर प्लस आपका यहाँ से NO3 के अंदर। और क्वेश्चन बोला कि बच्चों ये स्टेप कैसी है, स्लो स्टेप है, ठीक है ना। और सेकेंड स्टेप की बात करें तो यहाँ से NO3 प्लस आपका N2O5 का कॉम्बिनेशन, ये सब लिख के देगा, ये सब क्वेश्चन में लिख के आपको देगा, इसकी टेंशन मत लो, ये सारी चीजें क्वेश्चन में लिख के देगा। तो बच्चों यहाँ से बना है 3 मोल्स ऑफ NO2 प्लस आपका यहाँ से O2, और क्वेश्चन बोला है कि ये स्टेप कैसी है, फास्ट स्टेप है। ये जितनी भी बातें अपन लिख रहे हैं सब क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा। ये पूरी बात सभी को समझ में आ रही है। और तो ये स्लो स्टेप है बच्चों, ये स्टेप कैसी है आपकी, ये फास्ट स्टेप है। तो मैं पूछूं स्लो स्टेप की मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स आपको दिख रहे हैं, 1, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी, 1 हो जाएगी। मैं पूछूं इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी होगी, तो आप बोलोगे यहाँ से ये 1 और ये 1, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी सेकेंड स्टेप की 2 हो जाएगी। दोनों मॉलिक्युलरिटी समझ में आ गई। अब मैं पूछूं बच्चों कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैसे लिखा जाएगा, तो इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जो ऑर्डर लिखा जाएगा वो हमेशा स्लो स्टेप से, स्लो स्टेप फर्स्ट है उसी को फॉलो कर लो। तो स्लो स्टेप में ये रिएक्टेंट आपको दे रहा है, कैसे कॉफिशिएंट कितना है बच्चों 1, बस इसी को उठाओ यहाँ से, तो N2O5 इसकी पावर आपकी 1, बस। तो इसका ऑर्डर आपको देखने को, अब बात समझ रहे हो ना, रेट अपन ने कैसे लिखा, तो रेट बच्चों क्या होगा, N2O5 उसकी पावर 1, तो रेट इज इक्वल टू K, और यहां से आ जाएगा आपका N2O5 और उसकी पावर 1, तो दिस इज अ रेट। अपन कभी फास्ट स्टेप से बच्चों रेट नहीं लिखेंगे, हमेशा स्लो स्टेप से अपन फॉलो करेंगे। ये पूरी बात सभी को समझ में आई, क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आपको समझाने के लिए, यहाँ पे के इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट ना, वो भी अभी समझ में नहीं आया सर कैसे यूज करना है के इक्विलिब्रियम, उसको थोड़ा मैं लेके आता हूँ। मान लो बच्चों एक रिएक्शन दे रखी है, आप ध्यान दो। मान लो बच्चों रिएक्शन दे रखी है कि A2 प्लस B2 देन फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल्स ऑफ AB, ठीक है। ये एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, और बच्चों बोला गया है कि ये रिएक्शन क्या कर रही है, एक मैकेनिज्म को फॉलो कर रही है, और वो मैकेनिज्म भी उसने लिख के दिया है कि A2 से इक्विलिब्रियम हुआ है, यहाँ से A प्लस A का फॉर्मेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इसका बच्चों बोला है कि A बन गया तो A के साथ फिर B, ये सब क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ से बन गया आपका AB प्लस B। ये बोलिए कि बच्चों ये आपकी स्लो स्टेप है।
फिर एक स्टेप और हुई जहां से A प्लस बी फिर से कंबाइन हुआ, तो बच्चों यहाँ से बन गया AB। और फिर उसने बोला कि ये भी स्टेप कैसी है, फास्ट स्टेप है, हमें स्लो स्टेप पे ध्यान देने की जरूरत है। अब वो पूछ रहा है कि ऑर्डर क्या होगा, ये जो गिवन रिएक्शन है इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, है ना, तो ऑर्डर आपको बताना है। तो अब देखो ये बच्चों मल्टी स्टेप रिएक्शन है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो कैसे करेंगे, तो प्लीज बच्चों इसके रेट की बात करें। तो R इक्वल टू क्या होगा, तो अभी मुझे पता है कि बच्चों में यहां से लिख सकता हूँ A2, और A2 की पावर मुझे नहीं पता क्या है और कितना होना चाहिए, कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है। बट हम देखो एक बात ध्यान देना, हम कभी भी ना इसको फॉलो नहीं करेंगे, जो मेन रिएक्शन में A2 गिवन था ना, इस A2 को अपन फॉलो नहीं करेंगे ना, B2 को फॉलो करेंगे। वी विल फोकस ऑन स्लो स्टेप, इस स्लो स्टेप पे अपन फोकस करेंगे। अरे बात समझ में आ रही है बच्चों, स्लो स्टेप को अपन सिर्फ फोकस करेंगे। स्लो स्टेप में रिएक्शन क्या है, ए, तो अपन A2 यूज ना करके सिर्फ ए यूज करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो, यहाँ से ए और यहाँ से आपका B2। बाकी इसकी पावर कितने आएंगे, तो बोलोगा सब पावर बन बन, तो वो गलत आंसर हो जाएगा। अगर एलिमेंट्री स्टेप में जाएगा तो कहानी खत्म। अब देखो इसका ऑर्डर में कैसे निकालता हूँ, सब लोग समझेंगे। तो यहाँ से बच्चों निकालेंगे अपन के इक्विलिब्रियम। तो के इक्विलिब्रियम किससे निकाला जाए, बताओ जल्दी से। जो आपकी स्टेप क्या होगी, स्लो स्टेप, या जहां पे इक्विलिब्रियम दे रखा है तो के इक्विलिब्रियम वहीं देखने को मिलेगा। तो के इक्विलिब्रियम बच्चों कहाँ पे मिलेगा, इसमें फर्स्ट स्टेप में, जो फास्ट स्टेप है इसमें, यही तो इक्विलिब्रियम दे रखा है। तो निकालो कि इक्विलिब्रियम क्या होगा, वो हो जाएगा ए और ए है ना प्रोडक्ट, तो उसका कॉफिशिएंट उसकी पावर 2 हो जाएगी। बन इधर, तो दोनों को मिलाकर मैंने एक साथ लिख दिया, होता है ना ए इंटू ए, तो ए का स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे आपका हो जाएगा A2। ये सभी को समझ में आया। कि इक्विलिब्रियम बच्चों जो इक्विलिब्रियम में दिखाई देगा पहले वो लिख लिया आपने, बिल्कुल बात समझ में आ रही है कैसे लिखा अपन ने, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे। तो बच्चों अपन क्या करते हैं कि हमें ए और B2 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ए आपको दिख रहा है तो मैं ए निकाल देता हूँ। तो बच्चों ए इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, ए इक्वल टू लिखा जाएगा के इक्विलिब्रियम उसकी पावर 1/2, क्योंकि वो स्क्वायर में है ना। और फिर बच्चों लिखा जाएगा A2 इसकी पावर भी 1/2। ये समझ में आया सभी को अपन ने कैसे लिखा। तो अब बच्चों देखो ए की वैल्यू आपको पता चल गई, अब आते हैं रेट की तरफ। तो रेट बच्चों क्या, रेट का ये एक्सप्रेशन है। तो आर इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू ए, और नहीं पता उसकी पावर कितनी आएगी, और यहाँ पे है B2। तो ए की पूरी वैल्यू अपन यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे पुट करेंगे। ये पूरी बात सभी को समझ में आ रही है। ए की वैल्यू वहां से उठा के रेट के एक्सप्रेशन अपन पुट करेंगे। तो बच्चों आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ से एक तो के तो साथ में आएगा ही, बिकॉज यहाँ से के तो मिलेगा ही साथ में के, और बाकी ए की पूरी वैल्यू लिखते हैं बच्चों। तो ये होगा आपका के डॉट की इक्विलिब्रियम उसकी पावर 1/2, और फिर होगा E2 उसकी पावर भी 1/2 डॉट बच्चों होगा B2। ये लिखा जाएगा। सभी को समझ में आया यहाँ पे, यस, कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को, ओके। अब इसके बाद बच्चों के डॉट के इक्विलिब्रियम दोनों रेट कांस्टेंट है, तो अपन लिख सकते हैं इसको मिला के के डैश, दिस इज के डैश, दोनों रेट कांस्टेंट को लाकर मैंने के डैश लिख दिया। फिर यहाँ से बचता है E2, E2 की पावर बच्चों कितनी है 1/2, फिर आपको क्या मिल रहा है B2, और B2 की पावर कितनी है 1। अब आप मैच करो कि आपकी रिएक्शन जो है कितनी मैच मैच कर रहा है, यस E2 मैच कर रहा है, B2 भी मैच कर रहा है, E2 B2 आपका आ चुका है। E2 की पावर कितनी 1/2, B की पावर 1, तो 1/2 + 1 एलसीएम लेते हैं, तो बच्चों यहाँ से 2 आ जाएगा, ऊपर आपका हो जाएगा 2 प्लस यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 + 2, मतलब यहाँ आंसर हो जाएगा 3/2। तो 3/2 इज द ऑर्डर। बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आई, 3/2 इज द ऑर्डर। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मुझे बच्चों आंसर चाहिए A2 और B2 के टर्म में। तो अपन सबसे पहले किसको पकड़ेंगे रेट लिखने के लिए, जो आपको दे रखी है स्लो स्टेप, स्लो स्टेप को पकड़ के अपन ने रेट लिख लिया। रेट लिखने के बाद जो इक्विलिब्रियम स्टेप दे रखी है, कोई इक्विलिब्रियम स्टेप कैसी भी हो सकती है, फास्ट स्टेप ही होगा, आपको अक्सर कर मिलेगी। तो इक्विलिब्रियम स्टेप से अपन क्या निकालेंगे, के इक्विलिब्रियम, और वहां से क्या निकालेंगे बच्चों, ये ए और B2 में से कोई एक वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू निकाली और आपने रेट के एक्सप्रेशन इसमें हमने ए की वैल्यू पुट कर दी, तो आपको देखो ये मिल जाएगा। और इसको मिलने के बाद अपन ने इसको सिंप्लीफाई किया है, तो आपको A2 और B2 के टर्म में आंसर आ गया। A2 B2 ही आपका मेन रिएक्टेंट है रिएक्शन में, तो बस उसकी पावर जो भी आएगी उसको ऐड करेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। समझ में आया। तो मॉलिक्युलरिटी बच्चों कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती है, ना जीरो हो सकती है, ना फ्रैक्शनल हो सकती है, ठीक है ना। मॉलिक्युलरिटी हमेशा आपको क्या मिलेगी, हाँ, मॉलिक्युलरिटी जो भी आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बच्चों होती है, या तो वो आपकी =3 मिलेगी या उससे कम मिलेगी। जब भी कभी क्वेश्चन आए तो मॉलिक्युलरिटी <3 या बच्चों 3 मिलेगी। मॉलिक्युलरिटी की वैल्यू बता रहा हूँ,
मॉलिक्युलरिटी का मतलब मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स कभी आधा नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, जीरो नहीं हो सकता है ना। तो मॉलिक्युलरिटी ऑलवेज लेस देन 3 या फिर इक्वल टू 3। ऑर्डर भी आपको समझ में आ गया कैसे निकालना है। अब देखो एग्जांपल देख लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल आपके सामने है। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये दे रखा है, आप देखो आप बिल्कुल इजी निकाल सकते हो। तो एक्सपेरिमेंटली बच्चों पाया कि इसका रेट कुछ इस ढंग से लिखा गया, ठीक है। पता नहीं पावर कितनी आएगी, लेकिन उसने मैकेनिज्म भी बोला है कि NO2 Cl ये डिसोसिएट हुआ है स्लो स्टेप ये, और ये बच्चों की फास्ट स्टेप। कहीं इक्विलिब्रियम आया क्या? नहीं ना। तो इक्विलिब्रियम आया नहीं तो इक्विलिब्रियम निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। कहीं इक्विलिब्रियम आया क्या बीच में? ऐसा साइन कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है रिएक्शन के बीच में, तो कि इक्विलिब्रियम की जरूरत फिर नहीं पड़ेगी। अगर ऐसा साइन दिखेगा तो इक्विलिब्रियम निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और स्लो स्टेप की जो आपकी रेट लो होगा उसमें आपको रखनी पड़ेगी वैल्यू, फिर वो आपका मेन रिएक्शन के केस में आ जाएगा। अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बच्चों देखो ये स्लो स्टेप रही, यहाँ से आप NO2Cl को उठा लो और इसकी पावर आप 1 लगा दो, बस ये बन गया आपका रेट लो। समझ में आया ना सभी को? कब लेना है कि इक्विलिब्रियम। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 मोल्स ऑफ NO H2 और बाकी ये रिएक्शन। वो कह रहा है कि एक्सपेरिमेंटली बच्चों पाया गया कि इसका रेट लो कुछ ऐसे लिखा गया, ठीक है। फिर वो कह रहा है उसका मैकेनिज्म देखो ये रहा। अब जल्दी से निकालो सभी लोग, अब देखो समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्या करो, स्लो स्टेप को पकड़ लो, स्लो स्टेप को उठा के बच्चों इसका रेट लिख लो पहले। तो रेट इज इक्वल टू हो जाएगा कि, आप लिखना जी को साथ में, क्वेश्चन बच्चों ऐसे आते हैं। और यहाँ पे लिखो आप H2, लिख लिया आपने, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सही। अब बच्चों पकड़ते हैं फास्ट स्टेप, ये इक्विलिब्रियम वाली। यहां से निकालो बच्चों के इक्विलिब्रियम। तो बोलो कि इक्विलिब्रियम क्या आएगा जल्दी से। कि इक्विलिब्रियम बच्चों हो जाएगा N2O4, ठीक है, और उसका कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाई नीचे होगा NO और उसकी पावर आपकी 2। समझ में आया सभी को? अब बच्चों करना क्या है वो समझ लो। इसमें आपको क्या दिख रहा है? N2O2 वही दिख रहा है ना। अरे बताओ बच्चों, सॉरी दिस इज N2O2 है, दिस इज N2O2 है ना। ऊपर जो के में लिखा है ना अपन ने, वो बच्चों N2O2 है, दिस इज एक्चुअली N2O2। तो क्या करेंगे, आप इस N2O2 की वैल्यू निकालो यहाँ से। तो निकालते हैं जरा, देखो क्या आएगा, इस एक्सप्रेशन से निकाल लेते हैं। तो बच्चों N2O2 की वैल्यू आ जाएगी आपकी, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो के इक्विलिब्रियम, नाउ इट इज मल्टीप्लाइड बाई NO2 और उसकी पावर आपकी 2। बस इसको उठा के यहाँ पुट कर दो। इसमें पुट करते ही आपको दिख जाएगा, क्या दिखेगा, देखो दोनों चीजें दिखने की दिख रही हैं आपको, NO2 भी दिखने लगा और H2 भी दिखने लगा। तो देखो N पे ध्यान दो। तो ओके, बट क्वेश्चन के अंदर तो बच्चों NO2 नहीं है वहां पे। ओके ओके ओके, NO चाहिए आपको, 1 सेकेंड। अपन ने एक मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे ये NO नीचे है, तो NO को निकालेंगे अपन। बिकॉज ना आपको NO चाहिए ना, आपको NO चाहिए, तो अपन N2O2 नहीं निकालेंगे, N2O2 को वहीं रखेंगे, फिर इस NO को निकालेंगे, NO की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, जरा उसको अपन सही कर लेते हैं। हाँ 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 बिल्कुल सही, यस इट इज करेक्ट। तो अपन NO निकाल देते हैं। तो बच्चों NO की पावर कितनी है? 2, दैट इज इक्वल टू, वो हो जाएगा आपका, इसको इधर लाते हैं तो बच्चों ये हो जाएगा N2O2 डिवाइड बाई आपका के इक्विलिब्रियम। बस इस वैल्यू को उठा के यहाँ पुट करेंगे तो रेट हो जाएगा, देखो जल्दी देखो, रेट हो जाएगा आपका यहाँ से आपको NO चाहिए ना ऊपर, ठीक है ओके। इसमें कहीं कुछ एरर दे रखा है नहीं ना? ठीक है, NO की वैल्यू अपन जो NO2 है, बट यहाँ पे तो आपको N2O2 दे रखा है। 1 सेकेंड 1 सेकेंड, सॉल्व किया है, 1 सेकेंड, ये दे रखा है ना। देखो जरा एक बार, अपने क्या किया है, फ्रॉम द फास्ट रिवर्सिबल स्टेप से अपन ने निकाला है के इक्विलिब्रियम, यहाँ से के इक्विलिब्रियम आ जाएगा, के एफ बाई के बी मतलब के इक्विलिब्रियम, है ना। तो के इक्विलिब्रियम आपका आ गया होगा N2O2 डिवाइड बाई NO2 की पावर 2, ये निकाला था अपन ने। तो बच्चों रेट देखो यहाँ से अपन निकालेंगे, तो रेट लो में क्या था, वो टर्म। तो अपन ने क्या किया है कि इस जगह अपन ने NO2 लेके, मतलब N2O2, यस N2O2 की वैल्यू ही निकाली गई है, करेक्ट। N2O2 की वैल्यू निकालेंगे, और KFI KB का मतलब है वही के इक्विलिब्रियम, और NO2 की पावर 2 इंटू H2, बिकॉज मेन रिएक्टेंट के अंदर ना NO2 दे रखा है, NO दे रखा है, तो NO की पावर 2 और H2 की पावर यहाँ 1, 2 + 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 3, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका 3। इस तरीके से अपन निकालेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप इज द मॉलिक्युलरिटी। तो व्हाट इज मॉलिक्युलरिटी?
थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देख लेते हैं फटाफट से। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम्स और आयंस रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन इज कॉल्ड मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यहाँ बच्चों 3 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ए बी सी। तो इसके अगर ये तीनों बच्चों रिएक्टेंट हैं, आपस में कोलिजन कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी आपकी 3। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने मॉलिक्यूल्स बच्चों पार्टिसिपेट करेंगे, तो मॉलिक्युलरिटी इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बट रेट लॉ इज ए एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। सेकेंड, मॉलिक्युलरिटी कैन बी 1 2 3 बट इट कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव और फ्रैक्शनल। In elementary reactions, molecularity is equal to its order. Important. Elementary reaction में order of molecularity बराबर. In complex reaction, molecularity of each step of mechanism is defined separately. जो अपन ने अभी निकाली थी, हर स्टेप की molecularity आप वहां से find out कर सकते हो। Next बच्चों बात करते हैं, total molecularity of complex reaction is meaningless. क्योंकि अगर आप total molecularity निकालते हो ना complex हर स्टेप की, ये फ्री है, तो कुछ डाटा, कुछ बड़ा डाटा आएगा, वो बड़ा डाटा इनकरेक्ट होता है, तो इसकी मीनिंगलेस, इसलिए से बोलते हैं मीनिंगलेस। ठीक है, एलिमेंट्री की डिफाइन होती है बट कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर डिफाइन नहीं करते हैं, इंडिविजुअल स्टेप की डिफाइन करते हैं। इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जनरली मॉलिक्युलरिटी ऑफ स्लोएस्ट स्टेप इज सेम एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हिच कैन बी कंसीडर्ड एज मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन एक्सेप्ट व्हेन स्लोएस्ट स्टेप कंटेन्स इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट अगर बच्चों दे रखा है तो इक्विलिब्रियम आपको निकालना पड़ेगा। Maximum value of molecularity 3 because chances of effective collisions of more than 3 molecules is very rare, है ना। और आपके सिलेबस में 3 से अधिक आएगा भी नहीं। तीन मॉलिक्यूल से कोलिजन बच्चों मैक्सिमम है, उसके बाद कोलिजन अपन डिफाइन भी नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो जीरो डायरेक्शंस को बच्चों अपन देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो नेक्स्ट 2 लेक्चर के अंदर 2 लेक्चर में अपन इसको फिनिश करेंगे। थैंक यू।